सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के। और वो टॉपिक हमारा है स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना मार्च 1923 में हुई थी। बच्चों, आप जानते हो कि इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो सारी घटनाओं का हमें ज्ञान नहीं होता है और हम मुख्य मुख्य बातों को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण थे। तो इसके स्वराज पार्टी का जो गठन होता है वो क्यों होता है, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, उसको हम आपको बताने के पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे कि हमने आपको बताया था असहयोग आंदोलन के बारे में कि किन परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन शुरू होता है और उसकी मुख्य घटनाएं क्या थी और असहयोग आंदोलन का अंत क्या होता है। तो इसके अंत से ही हम शुरुआत करेंगे असहयोग आंदोलन के कि 5 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर के चौरी चौरा में एक घटना घटित होती है, उस समय गांधी जी बारडोली में थे, जहां पर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की भूमिका तैयार कर रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया हुआ था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जब ये 5 फरवरी की घटना घटती है तो गांधी जी कहीं न कहीं बहुत व्यथित होती हैं। इसके पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हिंसात्मक रूप से घट चुकी थी, जिससे कि गांधी जी ने अब निश्चय किया कि अब और नहीं, और उन्होंने 12 फरवरी को कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई और वहीं पर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। और इस ऐलान के साथ साथ ही जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो भूमिका तैयार हो रही थी, कहीं न कहीं वो भी रुक गई। और रुका ही नहीं, आगे चल करके कांग्रेस के ही कई नेताओं ने गांधी जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। मोतीलाल नेहरू जी ने यहां तक कहा कि कन्याकुमारी में यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका दंड हिमालय में रहने वाले व्यक्ति को क्यों दिया जाए। कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए। गांधी जी ने यही कहा कि जो व्यक्ति इस समय जेल में बंद है, कहीं न कहीं वो मृत प्राय हैं और उनके विचारों से हम सहमत नहीं हैं। तो जो ये समय होता है कांग्रेस के लिए बड़ा ही कष्टकर समय था। गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर केस चलाया जाता है माननीय ब्रूमफील्ड जी की अदालत में, और इनको जो है 6 वर्ष का कारावास की सजा दे दी जाती है। लेकिन 1924 में ही अस्वस्थ होने के कारण इनको पहले रिहा कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर असहयोग आंदोलन की जो ये समाप्ति होती है, ये होती है 1922 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है वो 1930 में। तो इसके बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका कि उल्लेख करना बहुत जरूरी है, और उसी घटनाक्रम में है एक स्वराज पार्टी का गठन। असहयोग आंदोलन की असफलता कहीं न कहीं असफल ही रहा एक तरह से माना जाए, और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जनता में निराशा व्याप्त हो गई थी। कहीं न कहीं ये भावना व्याप्त होने लगी कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमारा आंदोलन जन आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक समिति बुलाई जाए, कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई जाती है और उसमें सुझाव मांगे जाते हैं कि क्या किया जाए, अगला कदम हमारा क्या हो। उस समय जो था मोतीलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था, और प्रस्ताव क्या था, वो ये था कि जो 1919 के एक्ट के तहत जो जारी किया गया था, उसके तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना, और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेने के तत्पश्चात सफलता जब मिल जाती है तो सरकार की नीतियों का विरोध करना, जो कि पहले जो है कांग्रेस नहीं चाहती थी। हुआ क्या, यहां देखिए हमने आपको बताया है क्यों, कि निराशा का माहौल था। निराशा का माहौल वही जो हमने आपको अभी बताया कि
असफलता के बाद, आंदोलन की असफलता के बाद जो एक राजनीतिक शून्यता बढ़ रही थी, उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और दूसरा जो था 1919 के एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में जो ये भाग लेने की बात आई थी, इसलिए भी स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। आगे जो है किसके द्वारा गठन किया गया, इस पार्टी का गठन जो किया गया CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। गठन की प्रक्रिया, आइए बात करते हैं कि ये जो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था किस प्रक्रिया के तहत हुआ था। हमने आपको थोड़ा सा भी बताया था सामने कि कांग्रेस समिति की बैठक होती है और उस बैठक में विचार किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, और वहां पर कहीं न कहीं विचारों में मतभेद होता है और दो तरह के विचार उभर कर आते हैं। एक विचार उभर कर आता है कि विधान परिषद में प्रवेश किया जाए चुनाव के माध्यम से, और इस विचार को रखने वाले थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिनको कि परिवर्तनवादी या चेंजर्स के नाम से जाना गया। ये परिवर्तन चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे। और दूसरा जो विचारधारा आया उनको हम अपरिवर्तनवादी या नो चेंजर्स के नाम से जानते हैं। इनमें मुख्य थे राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा, आयंकर। ये सब कट्टर गांधीवादी थे, गांधी जी की नीतियों में विश्वास रखते थे और ये चाहते थे कि उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए और संघर्ष भी उन्हीं नीतियों पर जारी रहे। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं CR दास, और वहां पर यह प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन यह कहीं न कहीं काउंसिल में प्रवेश का जो यह प्रस्ताव था खारिज कर दिया गया। और जब यह प्रस्ताव खारिज हो गया तो नाराज होकर CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या होता है, मार्च 1923 में 1923 में समर्थकों का इलाहाबाद में सम्मेलन बुलाया जाता है। जो CR दास जी होते हैं और मोतीलाल नेहरू जी होते हैं, अपने समर्थकों का अखिल भारतीय स्तर पर इलाहाबाद में सम्मेलन बुलाते हैं और इसी सम्मेलन में इन्होंने स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। कांग्रेस के भीतर कहीं न कहीं इन्होंने जब इस पार्टी की घोषणा की तो उनको समर्थन अपने समर्थकों का मिला पूरी तरह से। और ये जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव बने मोतीलाल नेहरू जी। सितंबर 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन क्यों होता है, यह भी आपको बताता चलूं कि जब मोतीलाल नेहरू जी ने और CR दास जी ने ये स्वराज पार्टी का गठन कर दिया तो कहीं न कहीं एक टकराव की स्थिति बन गई कांग्रेस के भीतर कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादियों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि फिर से टकराव और कांग्रेस का पुनः विभाजन हो जाए। इसलिए जो है दिल्ली में 1923 में मौलाना आजाद के नेतृत्व में एक अधिवेशन बुलाया जाता है और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का जो कार्यक्रम था उसको कांग्रेस में मान्यता मिल गई। कहीं न कहीं सबको एक साथ रखने के लिए फिर से विचार किया गया और ये घोषित किया गया कि जो स्वराज पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो उद्देश्य है, कांग्रेस उसको मानती है, कांग्रेस उससे सहमत है। 1923 में काकीनाडा में वार्षिक अधिवेशन होता है। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की छूट दे दी जाती है कि पूरी तरह से आप चुनाव लड़ भी सकते हैं और मतदान करने की भी छूट आपको दी जाती है। परिणाम क्या होता है आगे देखते हैं। नवंबर 1923 में जो चुनाव होता है, केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में 42 पर स्वराजियों की जीत होती है। कहने का मतलब है स्वराज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा जिन मुद्दों पर, उनमें उनको जीत मिलती है, उनको सफलता मिलती है और कहीं न कहीं
केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों में मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिलता है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आते हैं। उत्तर प्रदेश और बंबई में प्रदर्शन जो था इनका संतोषजनक रहा था, लेकिन वहीं पर मद्रास और पंजाब में इनका प्रदर्शन जो था निराशाजनक रहा। कारण कुछ जातिवाद का था, कुछ धर्म का था, मामले कुछ थे वहां पर, जिससे इनको वहां सफलता नहीं मिलती है। फिर भी इनको जो सफलता मिलती है बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता होती है। उसी समय बच्चों एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है कि गांधी जी भी छूटकर बाहर आ जाते हैं और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और गांधी जी के बीच में बातचीत होती है 1924 में, और एक संयुक्त वक्तव्य जारी होता है जिसको कि गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी जी भी सहयोग करते हैं कि आप जो है कांग्रेस के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को चला सकते हैं। कहीं न कहीं बच्चों एक चीज और भी बताना चाहूंगा, इस समय जो गांधी जी की जो भूमिका थी वो कमजोर स्थिति में थी। गांधी जी कहीं न कहीं निष्क्रिय राजनीति की तरफ बढ़ रहे थे और वो शांत थे। उन्होंने अपना ध्यान दूसरे रचनात्मक कार्यों की तरफ लगाया। उपलब्धि क्या रहती है? जो स्वराजियों की जो जीत होती है उनकी उपलब्धि क्या होती है? 1925 में स्वराजियों के परिणाम स्वरूप भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त होता है और विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाता है। बहुत बड़ी बात थी। और क्या उपलब्धि थी? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु, जो 1919 का अधिनियम आया था उसकी जांच हेतु मुड्डी मैन समिति का गठन किया जाता है। नमक कर में कटौती के लिए प्रस्ताव किया जाता है। कपास के उत्पाद शुल्क की दरें कम करवाई जाती हैं और मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। तो इस तरह से देखते हैं कि स्वराजियों का जो कार्यक्रम था, जो सोच थी, वो आगे बढ़ रही थी और उनको सफलता भी मिली। अब आगे बात करेंगे किस तरह से स्वराज पार्टी का अंत होता है। बच्चों 1925 में सीआर दास जी की मृत्यु हो जाती है, चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु से स्वराज पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगता है। बहुत ही निराश होते हैं वो सब। और उसके अलावा क्या होता है, 1926 में कांग्रेस द्वारा स्वराजियों को परिषद से बाहर आने का आदेश दिया जाता है क्योंकि सरकार ने इनका समर्थन करना बंद कर दिया था। और उसके बाद 1926 में जो चुनाव हुआ था उसमें स्वराजियों को आशातीत सफलता नहीं मिली और जहां पहले वो जीते थे वहां उनको पराजय का भी सामना करना पड़ गया। कहीं न कहीं इनकी स्थिति कमजोर हो रही थी, लेकिन फिर भी उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए थे। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह असफल थे। फिर भी कांग्रेस ने इनको ये कहा कि अब आप बाहर आ जाओ क्योंकि सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन के छिड़ने के कारण कहीं न कहीं इसकी भूमिका दब गई और 1930 में विधानमंडल का इन्होंने दामन छोड़ दिया। इस तरह से स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। कहीं न कहीं एक बात इसके अंत के साथ ये भी होती है कि जब गांधी जी जो निष्क्रिय राजनीति की तरफ बढ़ रहे थे और जब स्वराजियों का अंत होता है तो जो कांग्रेस की बागडोर थी कुछ समय के लिए जो स्वराजियों के पक्ष में चली गई थी, फिर से कांग्रेस की हाथों में आ गई और गांधी जी एक बार पुनः पटल पर आ गए। तो ये था बच्चों स्वराज पार्टी। और इसके बाद घटना जो घटती है उसके बारे में आपको बताएंगे। साइमन कमीशन की घटना है, क्या था साइमन कमीशन और क्यों भारत आया था। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।